हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है अपने ऑफिशियल चैनल ओम कंप्यूटर एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना है बिहार बेल्ट्रॉन संबंधित से हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। तो इसमें हमें जितना भी देखना है, पिछले क्वेश्चन पिछले सेट में जितना भी देख लिए थे, ठीक है, उससे संबंधित हमें कंप्यूटर संबंधित जितना भी क्वेश्चन था, तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के बीच सेट नंबर 4 का। तो सेट नंबर 4 में भी देखना हमें क्या है, इसमें जितना पिछले क्वेश्चन देखे थे उसी के संबंधित हमें आगे टॉपिक के अनुसार लेके आए हैं सेट नंबर 4 का। तो सेट नंबर 4 में हमें देखना है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संरेखन वहां नहीं रखा जा सकता है जहां टैब रुकता है। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संरेखन वहां नहीं रखा जा सकता है जहां पे कौन संरेखन वहां नहीं रखा जा सकता है जहां पे टैब रुकता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से दशमलव संरेखन, दूसरा है केंद्र संरेखन, वार संरेखन और संरेखन का औचित्य सिद्ध करे। इसे अब क्या है कि कंप्यूटर का बहुत सारे ऐसा रहता है जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत से क्या होता है डिफरेंट हो जाते हैं। जब भी अगर किसी इंग्लिश का अगर हिंदी में हम देखते हैं तो हिंदी में देखने के बाद क्या हो जाता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है कि अक्सर हम लोग क्या सीखते हैं, इंग्लिश में ही सीखते हैं। तो इंग्लिश में सीखते हैं तो क्या होता है कि जो हिंदी उस समय जब हमें ऑप्शन आ जाता है तो हमें समझने में परेशानी हो जाता है। तो क्या होता है कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज सही आसान होती है, तो कंप्यूटर में जो है सो हमें इंग्लिश का लैंग्वेज जो है आसान ही होती है। तो इसमें देखना है सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संरेखन वहां नहीं रखा जा सकता है जहां पे टैब रुकता है। अब क्या है कि टैब क्या होता है, कर्सर होता है जहां पे टैब नहीं रुकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संरेखन का मतलब क्या, इसमें अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम हिंदी में देख रहे हैं संरेखन का औचित्य सिद्ध करें तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश में देखते हैं कुछ ऐसा वर्ड है को अगर हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश में वही बात देखें तो इसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट हम आसान से समझ सकते हैं। तो वही बात यहाँ इसमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट कैन नॉट बी प्लेस्ड वेयर द टैब स्टॉप्स। टैब स्टॉप्स कहाँ होता है, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट में हमें टैब स्टॉप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है कि बुक मार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्या कह रहा है, व्हाट पर्पस डू बुक मार्क सर्व। अब क्या है कि बुक मार्क किस पर्पस का सिद्ध कर रहा है कि आपका बुक मार्क जो यूज करते हैं तो वो बुक मार्क आप कहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि इसमें लिखा हुआ है दस्तावेज को एक विशिष्ट स्थान पर सहेजने के लिए, भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के यूआरएल, ठीक है, यूआरएल को सहेजने के लिए, सी नंबर में दिया हुआ खोज के लिए दस्तावेज का उपयोग करना, और डी नंबर में है संरेखन को वैसे ही सहेजना जैसा है। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या कह रहा है, बुक मार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब है कि बुक मार्क में समझना है कि बुक मार्क मतलब क्या होता है। बुक मार्क मतलब क्या होता है कि पोजीशन को सेट करने के लिए, जिस पोजीशन पे आज हैं उसी पोजीशन पे हमें अगले क्लास में अगर जाना है, उस स्टेप पे हमें जाना है, पहुंचना है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, बुक मार्क का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्य के लिए संदर्भ, भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट को यूआरएल को सहेजने के लिए, मतलब क्या, उसे सेलेक्ट करके सेव करने के लिए, ताकि हमें जरूरत पड़ने पर उसे हम देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, टू सेव अ वेबसाइट यूआरएल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर के लिए आपको ये बुक मार्क का काम करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस पृष्ठ का शीर्ष लेख या पाद लेख स्वचालित रूप से मुद्रित होता है। इधर इंग्लिश में क्या कह रहा है, विच पेज हेडर और फुटर इज प्रिंटेड ऑटोमेटिकली। अब इसमें क्या कर रहा है, शीर्ष और पाद मतलब क्या, हेडर और फुटर। ठीक है, अगर हेडर फुटर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में वहाँ पर कंप्यूटर में जो पढ़ते हैं उसमें हेडर और एक होता है फुटर।
जो कि ये ऊपरी की भाग होता है हेडर और ये निचली भाग होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हिंदी में देखते हैं तो शीर्ष और पाद कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन अगर यही हेडर फुटर हम देख रहे हैं तो आसानी से समझ आएंगे क्या कर रहा है, ऊपर की और नीचे की भाग को कह रहा है। क्या बोल रहा है, लेख स्वचालित रूप से मुद्रित होता है। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, वैकल्पिक पृष्ठ पर और प्रत्येक पृष्ठ पर, इस चारों में से ऑप्शन कह रहा है कि इसमें से ऑटोमेटिकली क्या ऑप्शन है जो ये सेलेक्ट ले लेता है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखना है क्या कर रहा है, हेडर और फुटर। अब इसमें देखना है जब ये हम हेडर फुटर का यूज करते हैं, हेडर फुटर का जब यूज करते हैं तो क्या होता है, जैसे ऑन ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन द लास्ट पेज, ऑन द अल्टरनेट पेज, ये तीनों गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एवरी पेज। जब ये हेडर फुटर डालेंगे तो सभी पेज पे, चाहे वो पेज में डॉक्यूमेंट में एक पेज हो, कोई फॉर्म पीडीएफ में एक पेज हो या 10 पेज हो। तो इसमें क्या कह रहा है, हेडर और फुटर, तो पीडीएफ में एक पेज हो या 10 पेज हो उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या, जब भी हम हेडर फुटर लागू करेंगे, हेडर फुटर डालेंगे तो क्या होगा, एवरी पेज में आपका हेडर फुटर। अब है कि हेडर फुटर मतलब क्या होता है, उसमें डालना क्या रहता है, सपोज डेट यहाँ पे आपका ये हेडर हो गया और नीचे का ये फुटर हो गया, एक पेज पे हम क्या करते हैं, डाल दिए हैं, और सारे पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब ये पेज इंसर्ट करेंगे, पेज इंसर्ट करने के साथ साथ क्या होगा, हेडर और फुटर इंसर्ट हो जाएगा, और पीडीएफ बनाएंगे या प्रिंट करेंगे तो सभी पेज में ये डाटा मेरा प्रिंट कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो प्रत्येक पृष्ठ पे आपका हेडर और फुटर ये प्रिंट करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइंड मैक्रो, मैक्रो को परिभाषित करें। अब है कि मैक्रो को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो मैक्रो को परिभाषित करने के लिए क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, यदि आपको उन्हीं की आवश्यकता है तो बाद में छोटे छोटे एंड ऐड ऑन प्रोग्राम इंस्टॉल किए जा सकते हैं, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के भाषा प्रकार से उच्च स्तरीय भाषा प्रकार। सी नंबर दिया हुआ है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा प्रकार। डी नंबर में दिया हुआ है कठिन गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए बीबीए उपयोग करके एमएस वर्ड में बनाए छोटे प्रोग्राम को रखने के लिए हमें मैक्रो का यूज करते हैं। तो मैक्रो का परिभाषित कैसे करेंगे, मैक्रो को परिभाषित हो जाएगा, कठिन गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए बीबीए उपयोग करके एमएस वर्ड में बनाए छोटे प्रोग्राम को हम रख सकते हैं। तो ये मैक्रो का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर विभाजन बता सकता है। इसमें क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट ए वर्टिकल डिवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। अब क्या है कि दो कॉलम है, इसके बीच में जो स्तंभ रहता है वो किसका विभाजन बता सकता है। तो इसमें देखना है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई पीडीएफ तैयार करते हैं, कोई जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पेज को दो भागों में बांट देते हैं। जब पेज को दो भागों में बांट देते हैं तो वह जो बीच का लाइनिंग जो है, वह स्तंभ जो है, वह किसका क्या कर रहा है, किसका विभाजन बता सकता है। तो वह जो है हेडर का तो होगा नहीं, ये क्या रहता है, पेज का ऊपरी का भाग रहता है, ओरिएंटेशन नहीं होगा, गटर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर मार्जिन हो जाएगा, जो क्या करता है, पेज को दो भागों में ये क्या करता है, डिवाइड करता है, बांटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 365 अब दुनिया में सबसे लोकप्रिय क्लाउड एप्लीकेशन है, लेकिन इनकी शुरुआत कब हुई। अब जैसे हम लोग ये 365 यूज करते हैं, ऑफिस वर्ड जो 365 यूज करते हैं, तो वो क्या रहा, दुनिया का लोकप्रिय क्लाउड एप्लीकेशन बन गया है। देखते हैं कि किसी भी कंप्यूटर का कोई भी यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले क्या था, 2007 था, ठीक है, तो उसके बाद फिर 2010 दिया, फिर 13 दिया, अब क्या है, इस तरह से सभी का बदलते जाता है। तो अभी क्या लोकप्रिय बना हुआ, 365 जो है बना हुआ है।
तो यह कब इसका शुरुआत किया गया था? तो इसका शुरुआत सबसे पहले शुरुआत 2011 से शुरुआत हुआ है, जो कि अभी दुनिया का लोकप्रिय क्लाउड एप्लीकेशन बना हुआ है। उसके बाद क्या करा अगला क्वेश्चन में, किसी वेबसाइट या वेब सामग्री को देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट एक डैश भेजता है। जब इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन को किसी वेबसाइट या वेब सामग्री को देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते हैं। जब हम किसी वेबसाइट या वेब सामग्री को देखते हैं तो वह सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट को क्या भेजा जाता है? इंफॉर्मेशन या मैसेज या रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कह रहा है। इसका सही आंसर रिक्वेस्ट आएगा, जो कि रिक्वेस्ट भेजा जाता है एक क्लाइंट के द्वारा जो है एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है, जिससे हम कोई वेबसाइट या वेब सामग्री को देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते हैं और उससे रिक्वेस्ट भेजते हैं। कोई डाटा क्या करते हैं, टाइप करते हैं, कोई डाटा को टाइप करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उसके बाद हमें रिस्पॉन्स उसका आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्या कह रहा है, डॉस में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब है कि जैसे हम कमांड सीखते हैं, जब हम कमांड सीखते हैं तो उसमें कमांड में क्या होता है कि पूरा पेज क्या होता है, डाटा से भर जाता है। तो पूरा पेज जब डाटा से क्या होता है, पेज भर जाता है पूरा अब पूरा डेट क्या होता है, पूरा पेज पे आ जाता है डाटा, तो पूरा हमें स्पेस नहीं मिल पाता। तो क्या करते हैं उसके लिए, इसमें दिया हुआ CLR/SCR ये गलत है, उसके बाद CLS, उसके बाद CLSC और एक है क्लियर है। तो जब हम कमांड में यूज करते हैं, जब हम कमांड सीखते हैं, कमांड को शॉर्ट में बोला जाता है CMD, ठीक है। तो अब इसका कमांड का दूसरा नाम हो जाता है DOS, इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हमें पेज को क्लीन करने के लिए CLS का प्रयोग करते हैं, जो कि आंसर नंबर बी है, क्लियर द स्क्रीन। CLS का पूरा नाम हो जाएगा क्लियर द स्क्रीन, जिससे जब ये CLS टाइप करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, इंटर बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पूरा पेज का डाटा जो है क्लीन हो जाता है और पूरा पेज एकदम बिल्कुल से साफ से दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक IP पैकेट में शामिल होना आवश्यकता है? प्रत्येक IP पैकेट में शामिल होना आवश्यकता है मतलब क्या आवश्यकता है, वो क्या करता है, इसका मतलब क्या होगा, केवल स्रोत का पता लगाना, केवल गंतव्य पता लगाना, स्रोत और गंतव्य दोनों का पता लगाना, स्रोत या गंतव्य पता लगाना। इसमें सही आंसर इसका बोल रहा खोजने के लिए, प्रत्येक IP पैकेट इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसका काम क्या होता है, स्रोत और गंतव्य का पता लगाना। सही आंसर इसका C नंबर हो जाएगा। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस का जो पता लगाता है उसे हमें IP के द्वारा काम किया जाता है। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कैप्स लॉक के लिए टॉगल कुंजी को ऐसा क्यों कहा जाता है? कैप्स लॉक के लिए टॉगल कुंजी को ऐसा क्यों कहा जाता है? अब इसमें क्या कर रहा है, क्योंकि इसे दबाने से फंक्शन बारी बारी से आगे और पीछे जाता है। क्योंकि इसे, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि इसे डालने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि इसे हटाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। और पांचवा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका उपयोग, क्योंकि इसका उपयोग करके संख्याएं दर्ज नहीं की जा सकती है। तो इसमें से सही आंसर खोजना है। क्या कह रहा है, क्योंकि इसे दबाने के बाद, मतलब क्या, प्रेस करने के बाद फंक्शन बारी बारी से आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कैप्स लॉक मतलब क्या,
कोई लेटर को हमें स्मॉल में लिखना होगा या फिर कैपिटल में लिखना होगा तो कम कर सकते हैं, या फिर हमें स्मॉल में लिखना होगा तो कैप्स लॉक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक प्रॉक्सी सर्वर है, क्या यह सही है? तो क्या करें, कंप्यूटर एक प्रॉक्सी सर्वर है, क्या यह सही है? तो आंसर में देखना क्या करा, बाहरी पहुंच के साथ। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है बैकअप के रूप में कार्य करना, उसे फाइल को प्रबंधन करना, उपयोगकर्ता अनुमतियों तक पहुंचाना। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी पहुंच के साथ। सर्वर जो है ये कंप्यूटर प्रॉक्सी सर्वर जो है बाहरी पहुंच के साथ, सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है F4 कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब है कि हम लोग शॉर्ट में जो सीखते हैं, शॉर्टकट की सीखते हैं, तो जैसे अगर Alt F4 करते हैं या फिर फंक्शन के साथ अगर F4 करते हैं, फंक्शन प्लस F4 करते हैं, तो कंप्यूटर में जिस एप्लीकेशन के जिस एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है, जो सब शॉर्ट की बदलते रहता है। अगर हम इसको फॉर्मेटिंग के लिए अगर यूज करें, ठीक है, अगर फॉर्मेटिंग के लिए यूज करें, फॉर्मेटिंग जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बूट की आता है। तो बूट की जब आता है तो बूट की क्यों आता है, जब बूट की जब तक प्रेस नहीं करते हैं तब तक क्या होता है, मेरा सिस्टम बायोस मोड में नहीं आता है और तब तक मेरा सिस्टम फॉर्मेट की तरफ नहीं जाता है। तो अब इसमें देख रहा है क्या कर रहा है, F4 कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर में दिया हुआ है सक्रिय सूची में आइटम प्रदर्शित करने के लिए, सहायता प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए, सिस्टम गुण संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए। इस 4-5 ऑप्शन में से हमें खोजना है कि यह क्या कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय सूची में आइटम प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन लाया जाता है, जैसे अगर सिस्टम को ऑफ करना था, अभी बताए Alt प्लस F4 बटन का प्रेस करते हैं तो सिस्टम को शट डाउन करने का ऑप्शन देता है, शट डाउन करने का ऑप्शन देता है। इसी के नीचे रीस्टार्ट का भी ऑप्शन देता है। तो इसमें सारे ऑप्शन दिया रहता है। तो Alt F4 का जो काम हो जाता है, सक्रिय सूची मतलब क्या, जो सिस्टम ऑन है उसमें आइटम प्रदर्शित, मतलब क्या, आइटम प्रदर्शित, हमें फाइल को, ऑप्शन को दिखाने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि टू डिस्प्ले द आइटम इन द एक्टिवेट लिस्ट को हमें प्रदर्शित करता है, दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, हम पहले सब फोल्डर प्रेस का चयन करने के लिए क्या चुनते हैं? हम पहले सब फोल्डर प्रेस का चयन करने के लिए मतलब क्या, उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ लिखा हुआ व्हाट वी चूज टू सेलेक्ट द फर्स्ट सब फोल्डर प्रेस। पहले क्या करते हैं कोई फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए? तो इसमें दिया हुआ है कंट्रोल प्लस राइट एरो का जब यूज करते हैं तो वो क्या होता है, कोई फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है, कंट्रोल के साथ। अब है कि उसमें कीबोर्ड में देखते होंगे कि 4 भाग में क्या होता है, बटन बटा हुआ रहता है, ठीक है। बटन जो रहता है इस तरह बटा हुआ रहता है, एक नीचे रहेगा, एक ऊपर, एक इस साइड रहता है, और एक लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर और लोअर। तो कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करते हैं, राइट एरो प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, सब फोल्डर को चयन कर लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपीएस स्टैंड्स फॉर। अब है कि कंप्यूटर में यूपीएस का हम कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? इसमें है कि यूपीएस का पूरा नाम हमें पूछ रहा है, तो यूपीएस का पूरा नाम हो जाएगा, इसमें देखना है अनकंडीशनल पावर सप्लाई, ये गलत हो जाएगा, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। उसके बाद दिया हुआ है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और इसके बाद नीचे दिया हुआ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसमें क्या है कि स्पेलिंग जब तक हम नहीं सही से अगर याद रहेगा हमें तो क्या हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं इसमें हम गलत कर लेते हैं। तो इसमें यूनिवर्सल पावर सप्लाई ये भी नहीं होगा और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई नहीं होगा, अनइंटरप्टेड, इसमें
अब इसमें क्या है कि थोड़ा का अंतर है। अब इसमें क्या कर दिया, बीच में डैश लगा दिया और यहाँ पे अनइंटरप्टेबल है और यहाँ पे अनइंटरप्टेड कर दिया है। तो इसका सही आंसर जो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, जो कि कंप्यूटर में यूपीएस लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए जो कि हम यूपीएस का यूज करते हैं। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उसके बाद क्वेश्चन है गणितीय और तार्किक संचालन निष्पादन करने वाले प्रोसेसर के लिए शब्द है। गणितीय और तार्किक संचालन निष्पादन करने वाले प्रोसेसर के लिए कौन सा शब्द है जिसे हम गणितीय और तार्किक संचालन निष्पादन करता है? तो क्या होता है, कंप्यूटर किसके द्वारा चलता है? तो हम लोग जानते हैं, पहले से भी क्वेश्चन देखे हुए हैं। कंट्रोल होगा नहीं, रजिस्टर नहीं होगा, कैच मेमोरी नहीं होगा। तो इसका जो है ALU हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही कंप्यूटर जो है कोई भी गणितीय हो या तार्किक संचालन हो, ये हमें समझता है और ये वर्क करता है। पूरा नाम हो जाता है इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विंडोज प्राथमिकताएं इसमें सही जाती है। विंडोज प्राथमिकताएं इसमें सही जाती है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसमें देख लिखा हुआ विंडोज, win.ini, ग्रुप्स INI और सिस्टम INI। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा win.ini, जो कि इसका सही आंसर है। इसमें हमें विंडोज प्राथमिकताएं सही जाती है। उसके बाद किस प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल इमेज भेजता है? किस प्रकार का नेटवर्क जो है प्रोटोकॉल ईमेल भेजता है? तो इसमें दिया हुआ है HTTP, SNMP, POP3 और या फिर SMTP। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर SMTP जो है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल इमेज भेजने का कार्य SMTP का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है ROM मतलब क्या? रोम किसी आरंभिक प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकताएं होती है जिसे कहा जाता है? तो अब जो है डाटा लीडर या कर्नेल या फिर कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर या फिर बूट स्टार्टअप लीडर। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा बूट स्टार्टअप लोडर हो जाएगा इसका सही आंसर। आंसर नंबर डी है। उसके बाद है कि जो नेटवर्क उपयोगकर्ताओं की फाइलें डैश सर्वर द्वारा संग्रहित और प्रबंधित की जाती है। नेटवर्क उपयोगकर्ता, जैसे हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं, तो क्या हो गया, नेटवर्क यूजर हो गया, वह क्या करा, डैश सर्वर द्वारा संग्रहित और प्रबंधित की जाती है। किस सर्वर द्वारा संग्रहित और प्रबंधित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर फाइल होगा। फाइल के द्वारा सर्वर संग्रहित और प्रबंधित की जाती है। उसके बाद है MS वर्ड 2019 में फुटनोट डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अब क्या है कि जैसे ही हमें 2007 है या फिर 2010 है, 2013 सीखते हैं, 2016 सीखते हैं और 2019 सीखते हैं। तो अब इसमें क्या है कि क्या कह रहा है, MS वर्ड 2019 में फुटनोट डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर 2007 में आते तो बदल जाएगा, 2010 में जाते, जैसे ही एप्लीकेशन का क्या होता है, ये वर्जन बदलेगा, चेंजिंग होगा, उसी अनुसार क्या होगा, ये शॉर्टकट भी सभी में अलग अलग आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर Ctrl+Alt+F बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फुटनोट का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे हम फुटनोट लगा सकते हैं। अब है कि जो एंड नोट क्या होता है और फुटनोट क्या होता है। एंड नोट मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई पेज लिख दिया हुआ है, उस पेज में अगर हमें किसी वर्ड के बारे में उसके नीचे लिखने का अगर हमें जरूरत पड़ रहा, आवश्यकता पड़ रहा है, तो उस समय हम क्या करते हैं, एंड नोट का प्रयोग करते हैं। एंड नोट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें
बहुत सारे पेज है, उसमें किसी वर्ड के बारे में सबसे लास्ट पेज पे अगर हमें जाना है तो उस समय हम फुट नोट का प्रयोग करते हैं, जिससे सबसे लास्ट पेज पे मेरा डाटा लिखने का ऑप्शन देता है, जिससे हम कोई डाटा को लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आज के टोटल क्वेश्चन आपके पास आपके सामने 21 क्वेश्चन था। तो इस 21 क्वेश्चन के साथ ही आप लोग का आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, जितना भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया गया है, उस सभी क्वेश्चन को देखते जाना है, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम है वो एग्जाम का डेट आ गया है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को टाइम टू टाइम देखते रहना, रिवाइज करते रहना। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। थैंक यू।